नमस्कार, मेरा नाम है तुलसाराम और आप देख रहे हैं राजस्थान हलचल न्यूज़ चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मेरे साथ है खास मेहमान डॉक्टर सुनील मीणा जी, जिन्होंने 2002 में एमबीबीएस करके और डॉक्टरी हासिल की। डॉक्टर साहब का सपना था आईएएस आईपीएस बनने का। डॉक्टर साहब ने 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने वापस डॉक्टरी में आना चाहा और उसके बाद डॉक्टर साहब अभी डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में सुजानगढ़ के राजकीय उप जिला बगड़िया अस्पताल में सीनियर स्पेशलिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से खास बातचीत करेंगे, चर्म रोग से संबंधित है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद तुलसीराम जी आपका। और आपने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन तो दे दिया। 2002 मेरा एमबीबीएस में एडमिशन का बैच था। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। 2008 में एमबीबीएस करी और कंप्लीट करके और दिल्ली में चला गया, देश की राजधानी। दिल्ली में एक हॉस्पिटल हुआ करता है सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि भारत सरकार का हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल में मैंने अपनी सेवा दी। वहाँ पे 1 साल मैंने काम किया और काम करने के साथ-साथ वहाँ पे उस टाइम पे, ये 2008 की बात है, तो दिल्ली में अच्छी सैलरी हुआ करती थी। तो कुछ पैसे इकट्ठे किए और मन में ख्वाब था, एक सपना था प्रशासनिक सेवाओं में जाने का। ख़ास तौर से आईपीएस बनने का जो क्रेज़ है वो मेरा था। उसके बाद मैं 1 साल बाद मुखर्जी नगर एरिया में शिफ्ट हुआ। वहाँ कोचिंग सेलेक्ट करी, वहाँ रहने का सिस्टम सेट करा, सब्जेक्ट चूज़ करे और वो एक तैयारी जो है सिविल सर्विसेज़ की वो स्टार्ट करी। और वो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस से मैं गुज़रा। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े। मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सारी चीज़ें जो एक आम जनजीवन में काम आती है वो वाली। और एक वो बोलते हैं ना, आईएएस जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, है ना, मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल। तो वो वाली चीज़ है, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज लिया, पढ़ा, तैयारी करी, उस प्रोसेस से गुजरे। लकीली या अनलकीली फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया 2 बार, बट फाइनली नहीं बन पाए। फिर वापस से राजस्थान आ गए। राजस्थान में यहाँ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया। फिर ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर एक पोस्ट हुआ करती है, जो ब्लॉक का सीएमएचओ होता है। यानी एक ब्लॉक, एक उपखंड की जो स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा है वो उस अधिकारी के कंधों पे होता है। सारे के सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनका जो है उनको इम्प्लीमेंट करना। उसके अलावा जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, जहाँ पे एएनएम, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ये सब काम करती हैं। और टीकाकरण से लेकर के डिलीवरी से लेकर के टीबी का इलाज, लेप्रोसी का इलाज और विभिन्न तरह के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उन सब का, तो वो कहीं न कहीं उसमें एक प्रशासनिक क्षमताओं को अपना प्रदर्शित करने का एक चांस रहता है उसके अंदर भी। तो क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं का क्रेज़ था और उधर से नहीं, तो मैंने कहा जहाँ जिस पोस्ट पे रहेंगे उधर ही अपन काम कर लेंगे। तो सरदार शहर उपखंड में मैं ब्लॉक सीएमओ रहा 3 साल के आसपास, सन 2015 से लेकर के मार्च 15 से लेकर के और सितंबर 18 के आसपास तक रहा। 3 साढ़े 3 साल खूब काम किया, खूब भाग-दौड़ करी और खूब अपनी प्रशासनिक जो कैपेसिटीज़ थी या जो लगती थी खुद को, उनका जनता को और सिस्टम को, स्वास्थ्य विभाग को फ़ायदा देने की कोशिश करी। उसके बाद फिर से एक नया चेंज, क्योंकि आईएएस जब बनने का सपना था, तो आईएएस एक ट्रांसफरेबल जॉब है। अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ, अलग-अलग डिपार्टमेंट, अलग-अलग क्षेत्र। तो वो 3 साढ़े 3 साल में मैं भी उस एक ही एक काम से कहीं न कहीं ऊब गया और मैंने अपनी ज़िम्मेदारी बदलने की सोची। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि चर्म रोग विशेषज्ञ जो हैं वो फील्ड में काफ़ी कम थे, बड़े शहरों में उपलब्ध होते थे और चर्म रोग की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। जनरल ओपीडी में भी, पीएचसी पे भी आधे पेशेंट जो हैं वो चर्म रोग के आते थे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर से एक बार स्टूडेंट बना, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट्स थे, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, वहाँ से शुरू करा और 1 साल के लगभग ये तैयारी का क्रम चला। इस दौरान बीसीएमओ पद मैंने छोड़ा और एक कहीं गाँव में अपना जो है पदस्थापन करा कर के वहीं रह कर के, क्योंकि शहर के अंदर जो मैं कार्यरत था वहाँ बहुत ज़्यादा ओपीडी थी, 200-250, तो इतने पेशेंट देखने के बाद पढ़ाई जो है वो कहीं न कहीं संभव नहीं थी उस लेवल की। तो मैंने अपने आप को वापस गाँव में ले गया और गाँव में ले जा कर के और अपने आप को वापस उस तैयारी में झोंका और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ अच्छी रैंक के साथ। फर्स्ट राउंड में मुझे रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच अलॉट हुई, बट उसमें भी कहीं न कहीं पब्लिक से जुड़ाव कम था और टेक्निकल टाइप की जॉब थी, तो मैंने उसको चेंज करके और अपना फाइनली चर्म रोग विशेषज्ञ यानी एमडी स्किन वीडी जो है वो अजमेर से पूरा किया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। और उसके बाद फिर पिछले साल अगस्त 2023 में यहाँ सुजानगढ़ पदस्थापित हुआ और तब से सेवा का वो क्रम है वो जारी है।
और आपके बीच हाजिर हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया, आईपीएस बनने का सपना था और अभी हमारे यहाँ सुजानगढ़ में डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रही हैं। मैं भी खुद को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सुजानगढ़ से हूँ, तो यहाँ के लोग जयपुर, सीकर, दिल्ली वहाँ जाते थे, चर्म रोग से संबंधित बीमारियाँ होती थी, तो अब लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ रहा है। अब लोगों को यहाँ सुजानगढ़ में ही वो सुविधाएं मिल रही हैं। सारी सुविधाएं यहाँ डॉक्टर साहब सुजानगढ़ में दे रहे हैं। लेजर ट्रीटमेंट है, इत्यादि प्रकार के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे यहाँ सुजानगढ़ में अवेलेबल है, बीआरपी वगैरह। तो ये चीज़ें हमें सुजानगढ़ में मुहैया हो रही है। डॉक्टर साहब से आज खास बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि शरीर के लिए सुंदरता कितनी ज़रूरी है? देखिए तुलसीराम जी, शरीर जो है वो आंतरिक सुंदरता के साथ साथ बाहरी सुंदरता का भी अपना एक महत्व है। क्योंकि प्रेजेंटिंग जो पार्ट होता है एक व्यक्ति का, है ना, जैसे आप मेरे से मिले हो या किसी से मिलते हो तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी का ही पड़ता है। तो खास करके फेस की है सुंदरता, सुंदर दिखो, कोई दाग धब्बे नहीं हो, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, तो पहला इंप्रेशन नो डाउट सुंदरता का पड़ता है। उसमें बाहरी सुंदरता है वो पहला कोट है। हालांकि लॉन्ग रन में जो है आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है, आंतरिक जो सौंदर्य है, वही लॉन्ग रन में आपके काम आता है। और आंतरिक सौंदर्य के बिना बाहरी सौंदर्य का भी कुछ खास विशेष महत्व रह नहीं जाता है। मैं आपको बता दूँ, सुंदरता सूरत से ज़्यादा सीरत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यदि हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हमारी सीरत से पहले सुंदरता ज़रूर दिखनी चाहिए। तो इसलिए ये क्वेश्चंस था। डॉक्टर साहब, आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, आप मुझे ये बताएँगे कि चर्म रोग का जो इलाज होता है वो बहुत महँगा इलाज होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? महँगा इलाज क्यों होता है इसका? हाँ, ये ज़रूर आपने एकदम सही क्वेश्चन उठाया है। चर्म रोग के अंदर क्या होता है कि चर्म रोग एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस चलता है, ट्रीटमेंट जो है वो लंबा चलता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण ये है कि मरीज जो है वो डायरेक्ट तुरंत चर्म रोग विशेषज्ञ के पास आता नहीं है। वो पहले खुद से कुछ ट्रीटमेंट ट्राई करेगा, मेडिकल स्टोर से कुछ क्रीम लेके लगा ली, किसी ने कुछ बताया लगा लिया, तो ऐसे करके उस बीमारी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है। दूसरा, चर्म जो है यानी स्किन जो है वो अपनी शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और ऊपर सर से लेकर के नीचे पैर की उंगली तक चमड़ी है। लेकिन ये अपने आप में कोई आइसोलेटेड ऑर्गन नहीं है, कोई पृथक अंग नहीं है, ये इंटरनल जितने भी सिस्टम है सबसे जुड़ा हुआ है। तो उस वजह से चर्म रोग के जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट कुछ इनर रीजन्स से कुछ बीमारियां हैं जिनका इंटरनल कुछ कारण होता है, तो उनमें लॉन्ग लंबा जो ट्रीटमेंट है वो चलता है। और क्रीमें वगैरह हैं, लोशन वगैरह हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनका जो कॉस्ट है वो हाई रहता है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट जो है वो चर्म रोग का अन्य आम बीमारियों की तुलना में महंगा है, नो डाउट। डॉक्टर साहब का कहना है कि आम जनता है, वो लोग हैं जो पहले सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास जाते नहीं है, ऐसे ही सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, लेकिन चर्म रोग में ऐसा होता नहीं है। वो डिजीज बढ़ती जाती है, बीमारी बढ़ती जाती है और वो फैल जाती है। फिर अंतिम समय में वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि अब हमें देख लो क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया, तो फिर उसमें वो इलाज तो महंगा होगा ही। तो डॉक्टर साहब ने अच्छा उत्तर दिया है इसका। डॉक्टर साहब, लोग सौंदर्य को लेकर इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं आजकल? आपने बताया कि मतलब पर्सनैलिटी इम्पोर्टेंट है, दिखना अच्छा लगता है, लेकिन पहले इतना नहीं था। लेकिन वर्तमान में लोग सौंदर्य को लेकर इतने क्यों, और मार्केट में बाहर इतने प्रकार के प्रोडक्ट आ रहे हैं और लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, फिर उनके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, फिर अंतिम समय में आपके पास आते हैं। तो इसके भी क्या कारण है? इंटरनेट का, सोशल मीडिया का ज़माना है तुलसीराम जी। पहले का आप उदाहरण दे रहे हो, तो पहले इंटरनेट नहीं था, पहले ये स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे, पहले इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप ये सब नहीं था। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर एक जो चेहरा है, वो अपने आप अपना चेहरा जो है हर एक पर्सन वो प्रेज़ेंटेबल रखना चाहता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो भी डालेगा, रील डालेगा, वीडियो डालेगा, जगह-जगह जो है फेस की वैल्यू, सौंदर्य की, कॉस्मेटिक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस की। पहले के टाइम पे ना तो कैमराज हुआ करते थे, आज से 50 साल पहले कोई कैसा दिखता था किसी को नहीं पता है। लेकिन आज से 5 साल पहले कोई कैसा दिखता था आज सबको पता है। और 10 साल बाद वो 10 साल बाद वो अपने आप को देखेगा, वो भी पता रहेगा। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, अवेयरनेस भी बढ़ी है, एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है। सोशल मीडिया के माध्यम से ग्लोबल विलेज जो बन गई है दुनिया, तो अवेयरनेस, बढ़ती हुई अवेयरनेस भी एक कारण है कि सौंदर्य जो है, खास करके चेहरे का सौंदर्य, उसकी वैल्यू बढ़ी है। और तरह-तरह के प्रोडक्ट की बात जहाँ तक है, तो वही सेम सोशल मीडिया स्टोरी। तो बहुत सारे जो हैं इमोशंस जो हैं सौंदर्य के प्रति लोगों के हैं, और इनका फ़ायदा उठाने के लिए भी बहुत सारे लोग तरह-तरह की जो है प्रोडक्ट और जो है इमोशंस के साथ खेल करके पेश करते हैं अपने-अपने प्रोडक्ट, और पब्लिक जो है उनके जाल में फँस करके
इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करती है। तो ये एक जाल है, माया जाल ही फैलता जा रहा है। डॉक्टर साहब, राजस्थान हलचल के कुछ दर्शकों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है कि बालों से संबंधित क्वेश्चन पूछना डॉक्टर साहब से। तो सर, एक ये है कि बाल सर्दियों में ज़्यादा क्यों टूटते हैं सर, ऐसा कुछ है? और है तो एक इसका इलाज क्या हो सकता है? और दूसरी चीज़ ये है कि सर, गर्म पानी वाला जो अभी जो चल रहा है कि त्वचा रुखी हो जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप थोड़ा-सा ब्रीफ में बताएँगे तो? जी, बिल्कुल, विंटर्स का जो सीज़न है वो ड्राइनेस का सीज़न है। नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं बॉडी के, वो ड्राइड अप हो जाते हैं। और नॉर्मली रूटीन में मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की आदत जो है, वो हमारे लोगों की नहीं होती है। और ख़ास करके गर्म पानी से नहाना भी एक रीज़न बनता है। गर्म पानी से नहाना, ठंडी का मौसम जो है, ड्राइनेस, और ड्राइनेस की वजह से चर्म रोग, ख़ास करके खुजली वगैरह चलना, और बालों का भी एक विशेष करके विंटर्स में थोड़े बाल जो हैं वो ज़्यादा झड़ते हैं। दूसरा, विटामिन्स की, प्रोटीन की जो कमी है, न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है बॉडी में, वो सर्दी में ज़्यादा निकल के सामने आती है। तो बाल जो है वैसे जो होमो सेपियंस है फ्यूचर का, उसके बाल नहीं होंगे। तो ज़िंदा रहने के लिए बाल सर्वाइवल में ज़रूरी नहीं है। जब भी बॉडी में प्रोटीन की, विटामिन्स की कमी होगी, तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं बॉडी की, वहाँ सप्लाई पहले, सबसे पहले कट ऑफ होती है। तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत बार लंबी बीमारी के बाद, बहुत बार प्रेगनेंसी के बाद, बहुत बार कोई स्ट्रेस से आदमी गुजरता है, उसके बाद सघन जो है हेयर फॉल होता है। बट ये ट्रीटेबल है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि लाइलाज है। और बाल जो लॉस होते हैं वो रिकवरी उनकी हो जाती है, अगर टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है हम लोग लें। डॉक्टर साहब, एक ये भी क्वेश्चन है कि बाहर एक पता नहीं ये मिथ्या है क्या है, आप इसको कवर करेंगे कि मास्टरबेशन करने से बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं। ये मैं तो मिथ्या ही कहूँगा, ऐसा कुछ भी इसका कोई साइंटिफिक बेस है नहीं। और इस तरह की कोई भ्रांति ही फैली हुई है, बहुत सारी कमजोरी आने से रिलेटेड है, या बाल झड़ने से, बालों का झड़ना भी कमजोरी को ही दर्शाता है। बट इस तरह का कुछ है नहीं। ये भ्रांति ही कहूँगा मैं इसको, इसमें कोई ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पे कोई सच्चाई इसमें नहीं है। एक सर ये भी बता दीजिए कि जो अपन घर पे बात करते हैं कि सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो बाल उगाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तेल लगाने के अंदर जो तेल है वो सॉफ्ट ऑयल्स होते हैं, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ये अच्छे होते हैं। नारियल का तेल, सरसों का तेल, आंवला का तेल, ये सब जो तेल हैं, ये लगाने के लिए तेल अच्छे नहीं हैं। और फेस की डार्कनिंग कई बार इनसे हो जाती है। अगर आप लंबे टाइम तक सरसों का या नारियल का तेल लगा रहे हो और धूप के कांटेक्ट में आ रहे हो, तो धूप के कांटेक्ट में आने से स्किन का सेंसिटाइजेशन जो है, फोटो सेंसिटाइजेशन हो जाता है। और इन तेलों की वजह से सरसों, आंवला टाइप के जो तेल हैं, वो डार्कनिंग भी होती है। और ऐसे बाल उगने जैसा कोई कॉन्सेप्ट तेल के साथ है नहीं। हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिएगा कि रेगुलर बाल साफ करने चाहिए साबुन से, और तेल रेगुलर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए, तेल का ऐसा है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी स्किन है। कोई किसी का ऑयली स्कैल्प है, किसी का ड्राई स्कैल्प है। तो ऑयल की जो इम्पोर्टेंस है वो मॉइस्चराइज वाली इम्पोर्टेंस है, कि बाल ड्राई नहीं हो, ड्राई होकर के टूटे नहीं, खुजली वगैरह नहीं चले, उसके लिए तेल का इम्पोर्टेंस है। और क्लीन तो डेफिनेटली इसी बात है कि क्लीन रेगुलर करना चाहिए, अच्छे से सफाई जो है स्कैल्प की करना चाहिए। तो वीक में कम से कम 3 बार तो शैम्पू जो है वो करना चाहिए। और उसके अलावा जो हेयर ऑयल है वो अपने ड्राइनेस के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है या डैंड्रफ रहता है, तो ऑयल लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। ड्राई स्कैल्प है तो आपको डेफिनेटली ऑयल लगाना चाहिए। एक सर ये भी चलता है कि ब्लड इन्फेक्शन से चर्म रोग होते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, चर्म रोग जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक सुपरफिशियल, जो सिर्फ चमड़ी में इन्फेक्शन है, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, जिसको आम बोलचाल में अपन दाद बोलते हैं, या कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ, स्केबीज हुई, या फिर कोई फोड़े फुंसी हुए। बट बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जिनका इंटरनल कनेक्शन रहता है। और मैंने आपको बताया कि चर्म जो है, स्किन सबसे बड़ा अंग है बॉडी का, और वो इंटरकनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। तो जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, उसके अलावा बहुत सारी इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब से क्या होता है कि चर्म पे जो एलर्जी टाइप बोल सकते हैं उनको, इन्फेक्शन तो डायरेक्टली नहीं कहेंगे, बहुत कम इन्फेक्शन है जो ब्लड में होते हैं और स्किन पे आते हैं। बट एलर्जी या इस तरह की जो एक्जिमा टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, वो कई बार ब्लड से भी रिलेटेड होती हैं। और ज़्यादातर जो स्किन की प्रॉब्लम है, आम आदमी जिनसे पीड़ित रहता है, वो सुपरफिशियल इन्फेक्शंस होते हैं स्किन के, और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये बताया डॉक्टर साहब ने कि चर्म रोग से संबंधित जो अपने ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित किस प्रकार की है बातें हैं वो बताई है।
एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, अपने जो फेस वॉश जो प्रोडक्ट आते हैं वो उसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं और उनसे कई प्रकार के पिंपल्स निकल आते हैं, और मॉइस्चराइजिंग यूज़ करते हैं उनसे पिंपल्स निकल आते हैं, और वो मार्केट में इतने मिल रहे हैं। क्या वो सही है, या फेस वॉश सही है या नहीं है? रेगुलर फेस वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगेन तुलसीराम जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है और इसका जवाब कहीं ना कहीं वापस वही इसी कॉन्सेप्ट पे जाता है कि हर एक पर्सन की जो स्किन टाइप है, आपकी ऑयली स्किन है या किस टाइप की स्किन है, किस तरह की सेंसिटिविटी है, आप किस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं, किस तरह का आपका जो है जॉब प्रोफाइल है, सन एक्सपोजर कितना है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करके यूज़ करोगे तो उससे नुकसान हो सकता है, या आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो सकता है वो आपको ठीक सूट हो रहा हो लेकिन किसी और को वो सूट नहीं हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से दिखा करके उनसे सलाह लेकर के किस तरह के फेस वॉश की ज़रूरत है, क्योंकि फेस वॉश में बहुत सारे तरह के कंटेंट आते हैं। एसिड वाले फेस वॉश आते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, बहुत सारे सॉफ्ट क्लींजर भी आते हैं, ग्लूटाथियोन भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्किन को कितनी फ्रीक्वेंसी में कितने टाइम तक किस चीज़ की आवश्यकता है, और उसके बाद में मॉइस्चराइज़र की आवश्यकता आपको है या नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, ऑयल आपके अंदर से ऑलरेडी निकल रहा है, उसके ऊपर से आप और मॉइस्चराइज लगाए वो लगाओगे तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग होंगे और पिंपल्स वगैरह वो बढ़ेंगे। तो मॉइस्चराइज़र की आवश्यकता भी कितनी है, कौन से मॉइस्चराइज़र की आवश्यकता है, वो भी आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। तो अगेन बात घूम फिर के वहीं जाती है कि एक्सपर्ट ओपिनियन के बिना इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपके समय की, पैसे की और हेल्थ की बर्बादी हो सकती है, स्किन आपकी ख़राब हो सकती है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अपने समय को बर्बाद ना करे, पैसे को बर्बाद ना करे, सबको अपने शरीर को बर्बाद ना करे। जो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग में लेवे उनको, बिना डॉक्टर की सलाह से वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चर्म रोग से संबंधित कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। ऐसी कौन-सी बीमारी है जो होने के बाद सामान्य व्यक्ति इलाज नहीं करवा पाता है? ऐसे कौन से टेस्ट है जिनका इलाज कराना पॉसिबल नहीं, क्योंकि गरीब और अमीरी में उसका कोई चर्म रोग से लेना देना है नहीं। यदि गरीब व्यक्ति के किसी के ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर क्या, किस प्रकार की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आर्थिक रूप से? देखिए, बहुत सारे ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो जिनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है या जिनका ट्रीटमेंट कई बार कॉस्टली रहता है, या उनसे रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं। खास करके आजकल चलता है आपका आर्टिकेरिया जो है, पित्तियाँ उधड़ने वाली बीमारी है, ये लंबे टाइम तक चलती है, इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो हर कोई हो सकता है उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, बट आपका जो भी नज़दीकी बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ चर्म रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है, वहाँ आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन मिल जाएंगी, तो आपका जो इकोनॉमिक बर्डन है वो कम हो जाएगा। पर ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर और लंबे टाइम तक लेना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सोराइसिस टाइप की, विटिलिगो टाइप की जो सफ़ेद दाग हैं, लाइकेन प्लेनस है, इस तरह की ऑटो इम्यून वाली जो बीमारियां हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। और कई बार क्या होता है कि जो जनरली अवेलेबल ड्रग्स हैं वो काम नहीं करती हैं, तो फिर हायर जो डोजेज हैं या हायर ड्रग्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, और वो थोड़ी सी कॉस्टली रहती हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज में रहती हैं, उतना उनका जो है अवेलेबिलिटी रहती नहीं है, तो वो काफ़ी दवाइयाँ इस तरह की महंगी भी आती हैं। बट ज़्यादातर जो गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल्स हैं मेडिकल कॉलेज लेवल के, या फिर जैसे अपने राजस्थान में जोधपुर में एम्स भी है, तो इस ऐसी जगह पे, ऐसे बड़े सेंटर पे वो दवाइयाँ भी अंदर उपलब्ध हो जाती हैं। तो किसी को ऐसी परेशानी हो कि लंबा इलाज चलना है और महंगा इलाज है, तो उनको इस तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉन्टैक्ट करके वहाँ से वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आर्थिक बर्डन कम रहेगा और वो अपनी बीमारी है उससे मुक्त हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब से आज खास बातें हुई, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातें हुई। राजस्थान हमारे आज सर, डॉक्टर साहब, राजस्थान हलचल्स के दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे अब? तुलसीराम जी, आपके जो दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, उन सबको कहूँगा कि अपना खूब सारा ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें लेना चाहिए। एक तो पानी जो है जनरली लोग कम पीते हैं, फुल पानी पीना चाहिए। जितना पानी पिएंगे स्किन उतनी ग्लोइंग और रेडिएंट रहती है, उतनी बढ़िया रहती है। तो 5 लीटर पानी जो है, यानी 20 kg बॉडी वेट पर 1 लीटर पानी बनता है, वो रेगुलर पीना चाहिए। और ख़ास करके सर्दी के मौसम में, गर्मी में फिर भी प्यास लगती है तो लोग पी लेते हैं, बट सर्दी में पानी पीना एक मेडिसिन की तरह ही है, तो उसमें भूल नहीं करनी चाहिए। और हर 1 डेढ़ घंटे से 1 2 गिलास पानी पीते रहना चाहिए, रेगुलर पानी पिएं। खाने पीने के अंदर जो है ऑयली फ्राइड जो चीज़ें हैं, मार्केट की जो चीज़ें वो कम खाएं। फ्रूट्स हैं, सैलड हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये ज़्यादा खाएं। सन एक्सपोजर का अगर आपका काम ऐसा नहीं है तो विशेष तौर पे ध्यान रखें, खास करके दोपहर 11 से लेकर के और 2 3 बजे तक का जो सन है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट ए और बी किरणों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है।
तो वो नुकसान कर सकती है स्किन के ऊपर। ऐसे ही प्रॉपर आपका जो क्लीनिंग है उसका ध्यान रखना चाहिए। मॉइस्चराइज़र की आवश्यकता है तो मॉइस्चराइज़र लगाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर रखनी चाहिए। इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनसे आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं और अपनी स्किन को अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो एक आम आदमी कहीं भी बैठा हुआ अपना सकता है। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने ये बताए हैं कि खूब पानी पिए और खूब सारा ध्यान रखें। डॉक्टर साहब आपसे मिलना हो तो कैसे मिले? मैं तुलसीराम जी यहाँ सुजानगढ़ जो है चूरू ज़िले में पड़ता है। यहाँ पे हमारा जो उपजिला अस्पताल है, राजकीय सुजानमल बगड़ी हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ और यहीं मैं पास में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे आप आके मिल सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद सर।